प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम मानव जनन तंत्र के अंदर सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मानव जनन तंत्र क्या होता है, मानव जनन तंत्र में दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, अर्थात मानव जो है एक लिंगी प्राणी है तो नर जनन तंत्र अलग प्राणी के अंदर होते हैं, जबकि मादा जनन तंत्र अलग प्राणी के अंदर होते हैं। इससे पहले हमने नर जनन तंत्र को पूरी तरह से पढ़ा, उसमें डिटेल से हमने देखा कौन कौन से भाग होते हैं, सहायक जनन तंत्र और मुख्य जनन अंग। आज हम सहायक जनन ग्रंथियां जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, अर्थात नर जनन तंत्र के अंदर जो सहायक जनन ग्रंथियां एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नर मानव के अंदर तीन अलग अलग प्रकार की सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसा आप यहां देख रहे हैं, आज का जो हमने टॉपिक लिया है, आज का जो हमारा वीडियो है वो पार्ट 5 अर्थात मानव जनन तंत्र का 5वां वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर हम सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे और नर मानव के अंदर तीन अलग अलग प्रकार की सहायक जनन ग्रंथियां हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट, काउपर्स ग्लैंड या काउपर्स ग्रंथियां। तो कहाँ उपस्थित होती हैं, क्या कार्य है, इस सब के बारे में आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सभी तैयार हो जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आपसे लगातार वीडियो के दौरान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रोजाना जो वीडियो हमारी जो है संपन्न हो रही है उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स जो है इसका जवाब दे रहे हैं, कमेंट्स में मेरे पास जवाब आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि आप लोग जो है लगातार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे नोट्स बना रहे हैं। नोट्स का मैंने आपसे कह दिया बेटा, अपनी पीडीएफ फाइल आपको समय समय पर मिल रही है। जिसको भी प्रॉब्लम है आप तुरंत यहाँ पर जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं। सभी फैकल्टी आपके लिए तत्पर से यहाँ पर आपका जो है समाधान करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्राशय। तो एक बार मैं आपको याद दिला दूं, अपन रिकॉल करते हैं कि नर जनन तंत्र जो होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मानव में, उसमें हमने देखा कि ये मूत्राशय और मूत्राशय से यहाँ पर ये मूत्र वाहिनियां और यहाँ पर जो है टेस्टिस, और टेस्टिस से अधिवृषण से निकलकर शुक्रवाहिनी जो है वो निकलकर जा रही है। इस प्रकार आप देख रहे हैं, ये अधिवृषण, ठीक है, और अधिवृषण से ये शुक्रवाहिनियां, और दोनों शुक्रवाहिनियां आकर यहाँ पर एक थैलेनुमा संरचना से जुड़ती हैं। यहाँ से मूत्रवाहिनी आती है और यहाँ दोनों आकर मिल जाती हैं। तो इस जगह एक ग्रंथि होती है, एक ग्रंथि यहाँ होती है, राइट। तो ये हमने एक बार फिर से जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आउटलाइन डायग्राम एक बार फिर से देख रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए कि जो ग्लैंड्स नजर आती हैं ये है शुक्राशय। क्या है? शुक्राशय, जिसे सेमिनल वेसाइकल कहते हैं, सेमिनल वेसाइकल। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्लैंड्स आगे की तरफ है, जहां पर दोनों, यानी जो मूत्र नलिका है, मूत्र नलिका कहाँ से आ रही है? मूत्राशय से आती है। और स्खलन नलिका कहाँ से आ रही है? सेमाइनल वेसाइकल से। तो यहाँ एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, राइट।
और इसी को हम पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं, पौरुष ग्रंथि। तो यहां पर पहली जो सहायक जनन ग्रंथि है वो है शुक्राशय, दैट इज सेमिनल वेसाइकल। नेक्स्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें, प्रोस्टेट, अर्थात इसे पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं। और तीसरी ग्रंथि आप देख रहे हैं इसके नीचे की तरफ मिलती है, इसके नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रही है, दैट इज काउपर्स, काउपर्स ग्रंथि। तो अब आपको तीनों ग्रंथियों की सिचुएशन बॉडी में कहां पर है वो आपको नजर आ रही है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले शुक्राशय की। तो शुक्राशय जो है वो कहां पर स्थित है, वो मूत्राशय, जो मूत्राशय होता है उसके अधर सतह पर, राइट, इसके अधर सतह पर पश्च भाग में, ठीक है, अधर सतह पर है, अधर कहां पर है, मूत्राशय के, मूत्राशय के अधर व पश्च भाग में एक जोड़ी थैलेनुमा, कैसी है, थैलेनुमा ग्रंथि। तो यहां आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे थैलेनुमा पाउच लाइक जो है पेयर्स में होते हैं। हमें जब हम साइड से देख रहे हैं पार्ट्स व्यू, उसमें हमें केवल एक ही सेमिनल वेसाइकल दिखता है, लेकिन दोनों यहाँ पर स्थित होते हैं। और जो शुक्रवाहिनी है वो सेमिनल वेसाइकल में जाकर यहाँ पर खुलती है, राइट। तो ये जो शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आखिर इन ग्रंथियों का कार्य क्या है। तो ध्यान रखना, जो हमने बात की थी कि सभी जो ग्रंथियां होती हैं वो एक स्राव स्रावित करती है। प्रत्येक ग्लैंड्स जो है हमारे शरीर में वो एक विशेष प्रकार का स्राव स्रावित करती है। और वो जो स्राव होता है वो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, शर्कराएं होती हैं, इसके अंदर विशेष प्रकार की जो है कह सकते हैं कि केमिकल्स होते हैं। जो यहाँ पर अगर हम जनन तंत्र की बात करें तो यहाँ उसका क्या महत्व है कि हमने पढ़ा था कि जो टेस्टिस हैं, वृषण, वहाँ पर क्या बनते हैं, वहाँ पर नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं। और ये शुक्राणु जो है यहाँ से अधिवृषण से होते हुए कहाँ जाते हैं, शुक्रवाहिनियों के द्वारा कहाँ आते हैं, सेमिनल वेसाइकल में। तो ध्यान रखना, जो स्पर्म्स होते हैं उन स्पर्म्स को एक विशेष प्रकार के द्रव में मिलाया जाता है जिसे शुक्र द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्र द्रव। वास्तव में जो शुक्र द्रव होता है वो शुक्राणु प्लस स्राव, किसका स्राव, ग्रंथियों का स्राव। तो ये चीज समझ में आई, ग्रंथियों का स्राव प्लस स्पर्म्स ये मिलकर क्या कहलाते हैं, शुक्र द्रव। और इस शुक्र द्रव को ही हम वीर्य या सीमन कहते हैं, या सीमन, राइट। और ये जो है इन ग्रंथियों का जो स्राव होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय, एल्कलाइन क्वालिटी का होता है। इसका पीएच मान, या हम अगर इसकी जो है क्षारीयता और अम्लीयता की बात करें तो ये एल्कलाइन प्रकृति का होता है। और एल्कलाइन प्रकृति का इसलिए होता है क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं वो एल्कलाइन मीडियम के अंदर अपने आप को एक्टिव रखते हैं, क्योंकि एसिडिक मीडियम में स्पर्म्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो मोबिलिटी, उनकी जो गतिशीलता है वो कम हो जाती है। तो इसलिए एक तो सबसे प्रमुख जो बात है कि स्पर्म्स को ये शुक्र द्रव जो है वो क्या करता है,
एक प्रकार से भोजन भी देता है, उसको जो है गतिशील बनाए रखता है, लिक्विडिटी प्रदान करता है, उसको तरलता प्रदान करता है। सबसे प्रमुख बात है तरलता, क्योंकि अगर मान लो ये तरल नहीं होंगे तो डेड हो जाएंगे, स्पर्म्स डेड हो जाएंगे। तो इसलिए जो हम बात करते हैं यानी शुक्र द्रव स्पर्म के साथ मिलकर क्या बना, ये जो स्राव है ग्रंथियों का, ये जितनी भी ग्रंथियां हमने बात की, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि, ये जो सभी मिलकर क्या बनाती है, स्पर्म्स के साथ मिलकर शुक्र द्रव बनाती। और ये जो शुक्र द्रव है उसी को हम वीर्य या सीमन कहते हैं। और ये जो सीमन होता है इसका जो पीएच मान है, ध्यान रखना बेटा, ये लगभग 7.4 होता है, लगभग रक्त के पीएच इतना होता है। ठीक है, रक्त का पीएच भी कितना होता है, 7.4। तो कैसा हुआ बेटा, क्षारीय एल्कलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर एल्कलाइन मीडियम जो है आगे कई चीज़ों को में जो है हेल्प करता है, यानी हम कहते हैं कि जो योनि मार्ग की जो अम्लीयता है उसको भी न्यूट्रलाइज करता है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर जो स्कंदन होता है, इसमें स्पर्म्स का स्कंदन जो होता है, स्कंदन उससे बचाता है, क्योंकि स्कंदन में क्या होता है, स्पर्म्स यानी डेड हो जाते हैं, जैसे रक्त का स्कंदन होता है, ठीक उसी प्रकार स्पर्म्स भी स्कंदित हो सकते हैं, इसलिए उसको बचाने का काम करता है ये शुक्र द्रव या सीमन। और एक बार के जो अगर स्खलन की बात करें, एक बार के स्खलन के अंदर लगभग जो है लगभग 2 से 2.5 ml स्पर्म्स जो सीमन है वो स्खलित होता है। ठीक है, स्खलन जब होता है यानी मैथुन क्रिया के दौरान जब स्खलन की क्रिया होती है तो उस दौरान लगभग एक बार में 2 से 2.5 ml जो है स्पर्म्स सीमन के साथ में जो है, यानी सीमन की जो अगर हम बात करें तो वो 2 से 2.5 ml जो है डिस्चार्ज होता है। और उसके अंदर अगर हम स्पर्म्स की बात करें तो लगभग 2 से 3 करोड़ शुक्राणु होते हैं। राइट, तो ये चीज हमारी जो है एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं जानकारी थी। अब हम बात करते हैं तो यहाँ एक बात तय हो गई कि जो सहायक जनन ग्रंथियां हैं नर जनन तंत्र के अंदर, वो वास्तव में स्पर्म्स की हेल्प कर रही हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, तो शुक्राशय जो होता है, शुक्राशय से जो स्राव निकलता है उसको वो क्या होता है, वो वीर्य का लगभग 60% भाग बनाता है। ध्यान रखना, जो सीमन है अभी हमने बात की थी उसका लगभग 60% भाग बनाता है। जो स्राव होता है, स्राव वो क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय श्वेत रंग का द्रव होता है। अगर इसमें क्वालिटी की बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसमें शर्करा होती है, शर्करा होती है। ठीक है, फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज शर्करा ही है। ठीक है, फ्रक्टोज शर्करा है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिंस ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिंस है, स्पर्मिन है, स्पर्मीन्स आदि होते हैं। ध्यान रखना, हमने बात की कि जो शुक्राशय है वो वीर्य का लगभग 60% भाग बनाता है। यानी स्पर्म्स के अंदर जैसे ही स्पर्म्स यहाँ आते हैं तो शुक्राशय अपने द्रव को, अपने स्राव को स्पर्म्स के साथ मिक्स कर देता है। राइट, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति का है, श्वेत रंग का होता है, व्हाइट रंग का जो है ये लिक्विड होता है। और इसमें शर्कराएं होती हैं, फ्रक्टोज है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। शर्करा जो होती है वो ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, स्पर्म्स को एटीपी ऊर्जा देती है। ठीक है,
शर्करा क्या काम करेगी, स्पर्म्स को ऊर्जा प्रदान करेगी, चलने के लिए इसको ऊर्जा चाहिए। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है ये क्या करेगा, शुक्राणु को स्कंदन से बचाता है, स्कंदन समझते हो। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ब्लड का स्कंदन हो जाता है तो वो डेड हो जाते हैं, यानी जो आरबीसी है वो क्लम्पिंग हो जाती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म्स जो है वो अगर स्कंदित हो जाएंगे तो वो डेड हो सकते हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, स्पर्मिन होते हैं, एक विशेष प्रकार के जो युग्मक है किसी भी जाति के, उनके अंदर विशेष प्रकार के स्पर्मीन्स होते हैं। तो ये सारे कहाँ से मिल रहे हैं, शुक्राशय के शुक्र द्रव से मिल रहे हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, योनि मार्ग की अम्लीयता को दूर कर शुक्राणु को क्षति से बचाता है, राइट। तो जैसा हमने अभी आपको पहले भी बता चुके हैं कि स्पर्म्स को स्कंदन से बचाता है, और योनि मार्ग की अम्लीयता, मैथुन की क्रिया जब होती है तो उस समय हम जानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, जो फीमेल जेनाइटल जो सिस्टम है उसमें जो बाह्य जननांग होते हैं, वहाँ पर जो वेजाइना है उसकी जो अगर हम मीडियम की बात करें तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है, ड्यू टू वहाँ पर लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। तो वो स्पर्म्स के लिए हानिकारक होता है, इसलिए जो शुक्र द्रव है वो इसकी क्षारीयता के कारण उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, अम्लीयता को दूर कर देता है, ताकि स्पर्म्स जो है वहाँ पर नष्ट नहीं हो। ठीक है, तो ये शुक्राशय के बारे में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट कौन सी ग्रंथि आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सेकंड ग्लैंड है अपनी प्रोस्टेट, इसको हम पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं, पौरुष ग्रंथि। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, जो इसकी पोजीशन है वो कहाँ पर है। हमने जैसा पहले की वीडियो में जब हम चित्र बना के आपको समझा रहे थे तो वहाँ हमने देखा कि एक नली जो है सेमिनल वेसाइकल से आती है, एक नली तो सेमिनल वेसाइकल से आ रही है, ये सेमिनल वेसाइकल है, इसको ऐसे समझ लेते हैं। एक नली कहाँ से आती है, मूत्राशय से, समझ लो इसको, ये सेमिनल वेसाइकल है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है, मूत्राशय। ये क्या था, मूत्रवाहिनी थी, मूत्रवाहिनी। अब यहाँ से ये क्या थी, स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर जो है क्या बना रही है, मूत्र जनन वाहिनी, मूत्र जनन वाहिनी, राइट। तो ये जो कॉमन पथ बन गया है मूत्र जनन वाहिनी, ये कहाँ जा रहा है, ये शिश्न के अंदर होते हुए मूत्र मार्ग द्वारा, मूत्र जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर निकल। तो यहाँ पर दोनों के जो मिलने का स्थान है, ये देखिए दिख रहा है, राइट। आप समझ रहे हैं, दोनों नलियां जहां पर मिलती हैं उस जगह पर एक सिंघाड़े के आकार की, ध्यान रखना, सिंघाड़े के आकार की, कैसी है, सिंघाड़े के आकार की ग्रंथि क्या कहलाती है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि कहलाती है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, यहाँ पर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो स्खलन वाहिनी और मूत्र वाहिनी के दोनों के मिलने के स्थान पर मूत्र मार्ग के दोनों ओर, मूत्र मार्ग के
चारों ओर या हम कह सकते हैं इसको घेरे रहती है, ठीक है, चारों ओर से घेरे रहती है। हमें यहाँ ऐसा लग रहा है दोनों तरफ में, जबकि ये चारों ओर होती है। और कैसी होती है? पिंडकों से बनी, पिंडकों से बनी। और ये जो ग्रंथि है वो भी एक स्राव जो है स्रावित करती है, ठीक है। और ये जो है श्वेत रंग का, और ये भी चिपचिपा क्षारीय प्रकृति का स्राव होता है। यह श्वेत चिपचिपे क्षारीय पदार्थ का स्राव करती है। जो क्या करता है, यह वीर्य का लगभग 20 से 30%, इसको हम कई जगह 25 से 30% दिया होगा, तो डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ पर हम 25 से 30% जो है, यानी सीमन का लगभग 25 से 30% भाग ये प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव द्वारा बनाया जाता है। 60% शुक्राशय के द्वारा, जबकि 25 से 30% जो है प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर क्या क्या होंगे? इसमें फॉस्फेट होंगे, फॉस्फेट, सिट्रेट, इसके अंदर जो है आपके विभिन्न प्रकार की शर्कराएं हैं, शर्कराएं एवं अन्य पदार्थ जो हैं, जो स्पर्म्स के पोषण के लिए चाहिए और उसकी जो है तरलता को बनाए रखने के लिए चाहिए, वो सब यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसमें जो है यूरिक अम्ल भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है, राइट। तो यहाँ जो प्रोस्टेट ग्रंथि है उसको पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं, अर्थात पुरुषों में मिलने वाली ग्लैंड्स, क्योंकि ये फीमेल्स के अंदर नहीं होती, सिंगाड़े के आकार की है, मूत्र मार्ग के चारों ओर है, पिंडक के रूप में है, राइट। और यहाँ पर जो है अपने स्राव को जब यहाँ से स्पर्म्स आते हैं शुक्र द्रव के साथ, उसमें अपने स्राव को मिला देती हैं, और ये इसका कितना % बना रहा है? लगभग 25 से 30% बनाने में अपना योगदान देता है, ठीक है। इसमें फॉस्फेट, सिट्रेट और शर्कराएं, यूरिक अम्ल और अन्य कई पदार्थ उपस्थित होते हैं, जो शुक्राणुओं को न सिर्फ पोषण देते हैं बल्कि जो है इनको जो है तरलता को बनाए रखेंगे, इनको आगे की तरफ जो है मतलब माध्यम जो है इसका क्षारीय बनाए रखेंगे, ताकि जो है स्पर्म्स को कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि अम्लीय माध्यम में आपको बताया कि स्पर्म्स जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पर नोट करने वाली बात है बेटा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ध्यान रखना, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है जैसे जैसे एज बढ़ती है, पुरुषों में जब एज बढ़ती है तो ये इसका आकार बढ़ता है, और जब ये आकार बढ़ता है तो ये मूत्र मार्ग को दबाने लगती है, प्रेस करती है, कंप्रेस करती है। तो उससे क्या होगा, ठीक है, इसके अंदर जो है लगातार ज़्यादा ग्रोथ होने से कई बार इसमें ट्यूमर बन सकता है, अर्थात इसमें कैंसर भी हो सकता है। तो पुरुषों में अधिक उम्र में प्रोस्टेट का कैंसर हो जाता है। तो ये पुरुषों में सबसे ज़्यादा मिलने वाला एक कैंसर का प्रकार है। तो यहाँ पर जो है इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो है दवाइयाँ दी जाती हैं, क्योंकि पेशेंट को जब ये
आभास होने लगता है कि जब ये कंप्रेस होता है तो उसे लगता है कि यूरिन डिस्चार्ज होने में जो है प्रॉब्लम आ रही है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है। तो ये सिम्टम्स जो होते हैं ये आपको इंडिकेट करते हैं कि यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, उसका आकार बढ़ रहा है। नेक्स्ट कौन सी है? काउपर्स ग्लैंड्स। काउपर्स ग्रंथियां, तो ध्यान रखना काउपर्स ग्रंथियों को बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथियां भी कहते हैं। बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथियां, तो जो बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथियां हैं वो कहां पर दिख रही हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं मूत्र मार्ग में, तो वहां पर दो छोटी अंडाकार, एक जोड़ी छोटी अंडाकार मूत्र मार्ग के पार्श्व में स्थित ग्रंथियां तो ये एक जोड़ी हैं और कहां पर है? ये मूत्र मार्ग के पार्श्व में स्थित हैं, अंडाकार हैं। ये ग्रंथियां जो होती हैं ये भी गाढ़े, ध्यान रखना, गाढ़े पारदर्शी चिपचिपे क्षारीय। तो यहां देखिए कई चीजें आई है आपके, ये गाढ़ा है, ठीक है, गाढ़े, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है, चिपचिपा होता है और क्षारीय प्रकृति का होता है, स्राव का श्रवण करती हैं। ये ग्रंथियां दरअसल में मैथुन के समय, ठीक है, मैथुन के समय मूत्र मार्ग को चिकना व क्षारीय बनाती है। इससे क्या होगा? एक तो क्या होती है, ये जैसे ही मैथुन क्रिया के दौरान जब उत्तेजित अवस्था होती है, तो हमने बात की कि दो अवस्थाएं हमने शिशिन की पढ़ी थी। एक जो है सामान्य अवस्था, उसमें क्या होता है, सामान्य अवस्था में जो है यूरिन जो है शरीर से बाहर डिस्चार्ज होता है, जबकि उत्तेजित अवस्था में स्पर्म्स जो हैं यहाँ से स्खलित होकर जो है बाहर डिस्चार्ज किए जाते हैं। मैथुन क्रिया के दौरान जो है जब इसकी उत्तेजित अवस्था होती है तो योनि मार्ग के अंदर स्पर्म्स को सीमन के साथ डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो उस दौरान क्या होता है, जो मूत्र मार्ग है, एक तो उसकी जो अम्लीयता है वो इस क्षारीय पदार्थ से जो है क्या हो जाती है, वो न्यूट्रल हो जाती है। तो ये पहले ही आगे की ओर जो है स्रावित होता है, ताकि स्पर्म्स जब आएंगे तो वो जो है उनको जो मार्ग है एक तो चिकना यानी एक बार स्मूथ मिलेगा, यानी घर्षण से बचाव होगा। तो यहाँ पर कई चीजें होती हैं, ये घर्षण से भी बचाता है, घर्षण से बचाता है। तो यहाँ एक प्रकार से ये स्नेहक का काम कर रहा है, ल्यूब्रिकेटिंग का काम कर रहा है। तो ल्यूब्रिकेटिंग से क्या होता है, स्पर्म्स जो है उनको घर्षण नहीं होगा और वो जो है मूत्र मार्ग में क्षतिग्रस्त नहीं होंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि नर जनन तंत्र के अंदर जो सहायक जनन ग्रंथियां हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, उसमें 3 प्रकार की हमने ग्लैंड्स पढ़ी हैं। शुक्राशय जिसे सेमिनल वेसाइकल कहते हैं, प्रोस्टेट व काउपर्स ग्रंथियां।
यहाँ आप देख रहे हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। शुक्राशय जो है यहाँ पर पाउच के समान होती है, जिनमें शुक्र वाहिनियाँ आकर जो है खुलती हैं। यहाँ से आगे चलती हैं तो ये स्खलन वाहिनी और मूत्र वाहिनी जहाँ पर दोनों मिलती हैं वहाँ पर फिर एक ग्रंथि होती है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। इसके आगे की तरफ हम चलते हैं तो छोटी काउपर्स ग्लैंड है। सभी ग्लैंड्स जो हैं अपने स्राव के द्वारा शुक्र द्रव या सीमन का निर्माण करती है। सीमन एक क्षारीय प्रकृति का द्रव है जो स्पर्म्स को पोषण प्रदान करता है, उसे स्खलन से बचाता है, उसे आगे बढ़ने के लिए जो है ऊर्जा प्रदान करता है। और इसका जो है यानी इसके अंदर जो है एक बार स्खलन में आपको बताया 2 से 2.5 ml जो है सीमन के अंदर लगभग 2.5 से 3 करोड़ या 2 से 3 करोड़ स्पर्म्स जो है पाए जाते हैं। तो ये आज की वीडियो थी हमारी। आज की वीडियो के अंदर जो है आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, तैयार हो जाइए बेटा ध्यान से समझने के लिए। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन, मानव में नर मानव में कौन कौन सी सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। नर मानव में कौन कौन सी सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु को स्कंदन से कौन बचाता है। यानी आपको उस पदार्थ का नाम बताना है जो स्कंदन से बचाता है। नेक्स्ट, शुक्राणु की संख्या एक बार के स्खलन में कितनी होती है। एक बार के स्खलन में स्पर्म्स की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए आज की वीडियो में। आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लगातार आप देखेंगे पूरी वीडियो को, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप पूरी को ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मानव में कौन कौन सी सहायक जनन ग्रंथियां हैं, शुक्राणु को स्कंदन से कौन बचाता है, और शुक्राणु की संख्या एक बार के स्खलन में कितनी होती है। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए APS ऑनलाइन क्लासेस।